स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इंडिया में, आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आपको फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपका एटलीस्ट एक कोडिंग क्लास रहेगा जिसमें कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता होगा। तो ज्यादातर टाइम आपके जो कोडिंग क्लास के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आप किसी आईडी में कोड करेंगे। ये आईडी विजुअल स्टूडियो हो सकता है या फिर कोड ब्लॉक्स हो सकता है, कोई भी आईडी हो सकता है। आप कोई भी आईडी यूज करते हो उसमें आपको आपका कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर रहेगा, और उसके बाद जो आपने कोड लिखा है उसको कंपाइल करने के लिए एक बिल्ड बटन रहेगा, जो कि आपको क्लिक करने पर डायरेक्ट ही कंपाइलेशन प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करके आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन में एक पॉपअप आता है जिसमें कि आपका एग्जीक्यूटेबल रन कर रहा होता है अगर आपका कोड सही है। और अगर आप उसमें एरर्स होता है तो आपको सिर्फ टेक्स्ट एडिटर के नीचे ही आपको आपका एरर लॉग दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें आपके सारे एरर शो करते हैं। तो आईडी क्या करता है, कंपाइलेशन के कई सारे स्टेजेस को हाइड कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए, और आपको डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड करता है आपके सोर्स कोड को कंपाइल करके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो फुल कंपाइलेशन प्रोसेस है इनमें कितने सारे सारे स्टेजेस होते हैं जो कि आपके सी के सोर्स कोड को आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सी एक कंपाइल लैंग्वेज है, और सी कोड को रन करने के लिए आपको एक कंपाइलर का दरकार होता है जो कि मशीन टू ओएस वो वैरी करता है। तो सोचिए अगर आप कोई x86 मशीन पे हैं, कोई भी मशीन जो कि इंटेल या फिर एएमडी के प्रोसेसर में रन होता है उसको हम x86 कहते हैं। तो उसके लिए आपको एक x86 का कंपाइलर चाहिए। और अगर शायद आप कोई आर्म के मशीन में है, जैसे कि आजकल के नए मैकबुक M1 जो कि आर्म प्रोसेसर में रन होते हैं, उनके लिए आपको आर्म का कंपाइलर चाहिए होगा। और ये ओएस टू ओएस भी वैरी करता है। तो विंडोज के x86 का कंपाइलर लिनक्स के x86 के कंपाइलर से अलग होगा। क्यों ये कंपाइलर्स अलग अलग होते हैं, अलग कंप्यूटर्स के अलग मशीन्स के लिए और अलग ओएस के लिए, हम आगे जाके पता लगाएंगे। अगर आप विंडोज में हैं तो MinGW नाम का एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसका फुल फॉर्म है मिनिमिस्टिक GNU फॉर विंडोज, जिसमें कि विंडोज में सी प्रोग्रामिंग के लिए जीसीसी कंपाइलर इंक्लूडेड रहता है। हम जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आज करेंगे वो लिनक्स में करेंगे, क्योंकि लिनक्स में मुझे आपको सारे कंपाइलेशन स्टेजेस दिखाने में ज्यादा आसानी होगी, और हम लोग डायरेक्टली टर्मिनल में सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और इससे आपको एक बेयरबोन पिक्चर मिलेगा कि ये जो कंपाइलेशन स्टेज है ये कैसे होता है। तो पर ये जो सारे स्टेज है ये सेम विंडोज पे भी रन होता है। अगर आप आईडी यूज कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में रन होता है, पर आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, तो हम लिनक्स x86 का जीसीसी कंपाइलर यूज करेंगे। और भी कई सारे कंपाइलर्स आते हैं जैसे कि क्लैंग हो गया, और विजुअल स्टूडियो का अपना कंपाइलर है। तो पर हम इस ट्यूटोरियल में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जीसीसी यूज करेंगे। जीसीसी का फुल फॉर्म है GNU C कंपाइलर। अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। तो ये मेरा लिनक्स का टर्मिनल है, और आपको लेफ्ट साइड में एक सिंपल सा कोड दिखा दे रहा होगा, और मैं टी मार्क से इसको पार्टीशन किया हूँ, और ये राइट साइड में मेरा टर्मिनल है जहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो हम लोग के पास एक मेन डॉट सी फाइल है, और इस मेन डॉट सी फाइल को हम रन करेंगे जीसीसी के साथ। तो मेरे पास अगर मैं मैन करता हूँ तो ये आपका जीसीसी कंपाइलर है, GNU प्रोजेक्ट सी कंपाइलर, और इसका वर्जन है, या जैसा आप देख सकते हो उबंटू के लिए स्पेसिफिकली, ये उबंटू लिनक्स के लिए है ये जीसीसी कंपाइलर। तो अब अगर हम अभी लेफ्ट साइड में आ जाए और मैं आपको थोड़ा कोड समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल कोड है, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं किया है इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बहुत ही सिंपल सा कोड है। तो हम लोग के पास एक फंक्शन है फाइंड मैक्स, जो कि 2 नंबर का मैक्सिमम निकाल के आपको देता है। तो सिंपली यहाँ पे जो इन्वाइट मैंने ऊपर एक फंक्शन प्रोटोटाइप मेंशन किया है। फंक्शन प्रोटोटाइप होता है कि आप अगर कोई भी फंक्शंस लिखते हैं तो आपके मेन को ये पता चलना चाहिए कि इस नाम का फाइंड मैक्स नाम का कोई फंक्शन है इस पूरे प्रोग्राम में, और इसीलिए आपको एक फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। अगर जैसे हम आगे जाएंगे हम देखेंगे कि कैसे हम इस फंक्शन को इस फाइल में डिफाइन न करके एक दूसरे फाइल में डिफाइन करने के बाद भी आप इस कोड को सही तरह से कंपाइल कर पाएंगे। तो ये हम आगे जाके देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंपाइलेशन, अगर आप नए हैं लिनक्स एनवायरनमेंट में तो कैसे लिनक्स में कंपाइल होता है, एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको इसी कोड को रन करके। तो ये मेरा मेन डॉट सी है, मैंने जीसीसी लिखा, फाइल का नाम देना पड़ता है। और अगर आप कुछ भी और एक्स्ट्रा कुछ भी फ्लैग्स नहीं देते हैं तो ये एक ए डॉट आउट नाम का एक एग्जीक्यूटेबल डंप करता है। सिमिलरली जैसे आपका ए डॉट ई एक्स आपका विंडोज में डंप होता है, वैसे ही ए डॉट आउट यहाँ पे डंप होता है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो आपको दिखेगा ये कोड रन हो रहा है, ये 2 नंबर्स के लिए मांगता है और फिर वो अपना मैक्स जो नंबर है उसको शो करता है। तो ये सिंपल सा हम लोग का प्रोग्राम है जो कि सही तरह से रन कर रहा है। तो अभी इसका जो पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने आपको समझाया है कि कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं। तो कंपाइलेशन एक्चुअली एक टूल चेन है, या और कंपाइलर उसी टूल चेन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैंने सारे कमांड्स के फ्लैग्स दे रखे हैं हर एक स्टेज को इंडिविजुअली करने के लिए। और मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इंटरमीडिएट कौन से फाइल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको शायद अगर मैंने जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर जैसे जैसे आप ये फ्लैग्स देख के कंपाइल करेंगे तो ये जो इंडिविजुअल फाइल्स हैं ये सब जनरेट होता रहेगा। तो स्टेज वाइज स्टेज समझते हैं। तो आपका मेन डॉट सी है। तो पहले कंपाइलर क्या करेगा, उसको प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। पहला जो स्टेप है वो प्री प्रोसेसिंग होता है, जो कि एक प्री प्रोसेसर करता है। तो प्री प्रोसेसर का मेन जो काम है वो है कि आपके जितनी भी मैक्रोज हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, उसको एलाबोरेट करता है। एलाबोरेट का मतलब, तो जैसे आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे यूज किया है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो कंपाइलर क्या, प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि ये जो स्टूडियो डॉट एच फाइल है ये पूरा कॉपी करके इसी मेन डॉट सी फाइल में पेस्ट करके एक नया फाइल बनाएगा मेन डॉट आई। ये इसका मेन काम है। हम दिखाएंगे आपको कैसे ये कर रहा है। और एक क्या करता है, जो जितने भी कमेंट्स होते हैं जो कि स्पेस लेते हुए, जो कि जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कोड कैसे काम करता है, आप कमेंट्स लिखते हैं, तो उसको रिमूव करता है। फिर जो ये डॉट आई जो इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होता है, ये कंपाइलर के थ्रू जाके एक असेंबली फाइल डंप करता है, जिसका कि आपका जो सफिक्स है वो है डॉट एस। डॉट एस फाइल एक डंप करता है। इसमें क्या करता है, ये जो सी फाइल है इसको असेंबली कोड में चेंज करता है। और ये जो मेन डॉट एस फाइल है ये हर मशीन, हर ओएस के लिए अलग होगा। मतलब लिनक्स x86 का ये जो मेन डॉट एस है वो लिनक्स आर्म के मेन डॉट एस से अलग होगा, क्योंकि इन दोनों के कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स डिफरेंट हैं और इसीलिए ये डॉट एस फाइल ये डिफरेंट होता है। सिमिलरली विंडोज का x86 और लिनक्स का x86 में भी इस मेन डॉट एस में डिफरेंस दिखेगा आपको। और फिर अगर हम चलते हैं असेंबलर की तरफ, तो असेंबलर क्या करेगा, इस मेन डॉट एस को एक बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल में डंप करता है। ये जो बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल है ये अनरीडेबल होता है, ये मशीन कोड में रहता है। उसके बाद जो लिंकर है ये क्या करेगा, अगर आपका जो ये स्टैंडर्ड डॉट एच जो फाइल है इसका जो ऑब्जेक्ट फाइल रहेगा, स्टैंडर्ड डॉट सी का जो ऑब्जेक्ट फाइल रहेगा, उन सारे फाइल्स को लिंक करके आपका एक एग्जीक्यूटेबल प्रोड्यूस करेगा। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा कि ये जो लिंकर का काम है वो क्या करता है एग्जैक्टली, वो कैसे सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ लाके कैसे हुए EXE को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन आपके सारे कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। और जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ये जितने भी फ्लैग्स हैं, या हर एक इंटरमीडिएट, मतलब अगर आप जीसीसी डैश ई देते हैं तो मेन डॉट सी ये पूरा एग्जीक्यूटेबल जनरेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद ही रुक जाएगा। फिर अगर आप डैश एस देते हैं तो ये असेंबली कोड को प्रोड्यूस करके ही रुक जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट सी देते हैं, जीसीसी देते हैं, तो ये पूरा सोर्स कोड को आपको एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया ए डॉट आउट जो डंप कर रहा है। और अगर आप डैश सी करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करके यहीं तक रुक जाता है। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको एक चीज गलत बताया। अगर आप सेम कोड लिनक्स x86 में रन करते हैं और विंडोज x86 में रन करते हैं तो आपका डॉट एस फाइल सेम रहेगा, पर आपका मेन डॉट ओ जो फाइल है ये डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके दोनों के बाइनरी फाइल्स अलग होते हैं। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा सेम कोड है। और मैं अभी इसको क्या करूंगा, ये जो मेन डॉट सी है इसको मैं दोनों कंपाइलर्स में रन करूंगा, x86 को भी और आर्म को भी, पर पहले हम लोग x86 में देखेंगे। तो पहले जो मेन डॉट सी है इसको हम जीसीसी, जैसे हमने ए डॉट आउट फाइल क्रिएट किया उसको यहाँ पे x86 के लिए भी फिर से करेंगे मेन डॉट सी। और एक जो एक्स्ट्रा फ्लैग है डॉट ओ फ्लैग, अगर ये डॉट ओ फ्लैग आप यूज करते हैं तो आप जो आउटपुट एग्जीक्यूटेबल है उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देना चाहता हूँ इसको मेन डॉट ई एक्सी। तो अभी जो जनरेट हुआ ये मेन डॉट ई एक्सी है और ये सिमिलरली काम करेगा आपके प्रीवियस को, सेम कोड है तो ये भी काम कर रहा है। तो अभी अगर आप सारे इंटरमीडिएट फाइल्स को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीसीसी सेम, ये प्रोसेस सेम है सबके लिए। और फिर आप एक एक्स्ट्रा फ्लैग दे सकते हैं सेफ टेम्स। ये सेफ टेम्स क्या करता है,
आपके जितने भी इंटरमीडिएट फाइल्स हैं जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही कहा, ये सारे फाइल्स को सेव करता है, ठीक है। तो पर हम लोग वन बाय वन सारे जो जीसीसी के जो फ्लैग्स है हम वन बाय वन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर किस टाइप के कंटेंट्स है, हर फाइल के अंदर का कंटेंट्स किस टाइप का है, ठीक है। तो पहले हम इसको रिमूव कर देंगे, ये सारी फाइल्स को हम रिमूव कर देंगे। तो फिर से ये AX को भी रिमूव कर देंगे। तो अभी हमारे पास ये सिर्फ मेन डॉट सी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वन बाय वन एक एक कंपाइलेशन स्टेज को रन करेंगे। तो पहला जो हम लोग का कंपाइलेशन स्टेज है वो है आपका प्री प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट फाइल को जनरेट करना। तो ये मेरा मेन डॉट सी है। तो अगर आप इस सिर्फ इतना ही करते हैं तो ये आपके टर्मिनल में ही पूरा आउटपुट शो करेगा। और अगर आप उसको कोई फाइल में डायरेक्ट करना चाहते हैं तो सोचिए मैं एक डॉट आई फाइल के नाम से डायरेक्ट करना चाहता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेन डॉट आई नाम का एक फाइल जनरेट हुआ है और आपके पास कोई भी एग्जीक्यूटेबल जनरेट नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इतना तक ही आके, ये जो मेन डॉट आई है इतना तक ही आके कंपाइलेशन प्रोसेस को रोक दिया। तो अभी हम इस अगर फाइल को ओपन करके देखते हैं इस फाइल में क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी सारे मेरे जितने भी जो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच का जो पूरा कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट हो गया है इधर, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये printf फंक्शन जो कि इस स्टैंडर्ड आईओ हेडर का एक पार्ट है, वो अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है इस printf फंक्शन का, ये यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइंड है, फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन है इधर, ठीक है, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। आपका यहाँ पर कोई भी फंक्शन के पूरे कंटेंट्स नहीं रहते हैं, सिर्फ आपका हेडर फाइल्स सॉरी फंक्शन प्रोटोटाइप्स रहता है और नीचे में हम लोग का कोड है। ये कोड सेम है, ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेम है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका इंटरमीडिएट फाइल। और अगर आप इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज देखिए बहुत बड़ा है आपके मेन डॉट सी से, 17K साइज है, क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड stdio डॉट एच को कॉपी कर दिया है मेन डॉट आई में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जो कि है अपना कंपाइलेशन का, जो मेन कंपाइलर करेगा कि डॉट एस फाइल को जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम डॉट एस करेंगे और इसके लिए आपको कोई भी आउटपुट फाइल नेम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है डॉट एस में देने सफिक्स है डॉट एस। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने डॉट आई फाइल जनरेट किया है उसी को हम असेंबली कोड में चेंज करेंगे। सो ये जो डैश एस है ये आपका ऑप्शन है। और अगर आप अभी देखेंगे ये जो मेन डॉट एस है ये आपका असेंबली कोड फाइल है x86 के लिए, ठीक है। ये जो कमांड्स आप देख रहे हैं सब क्यू कॉल लीव ये सब असेंबली कोड है, ये मूव लीव ये सारे असेंबली कोड है और ये असेंबली कोड x86 आर्किटेक्चर के लिए है, ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डॉट एस फाइल है ये आर्म के लिए कैसे अलग होता है और x86 के लिए कैसे अलग होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्म फोल्डर में गया हूँ और मैं अभी क्या करूंगा, सेम डॉट सी फाइल है, अगर आप इसको भी ओपन करेंगे तो ये सेम डॉट सी आप देख सकते हैं, सेम डॉट सी फाइल है। इसको मैं आर्म कंपाइलर से कंपाइल करूंगा और सिर्फ मैं आपका असेंबली कोड जनरेट करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास आर्म लिनक्स जीसीसी ये आपका आर्म का कंपाइलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये आपका आर्म का जीसीसी कंपाइलर है और मैं अगर यहाँ पे सेव डैश एस मेन डॉट सी देता हूँ तो यहाँ पे ये जनरेट किया है ये डॉट एस फाइल मेरे लिए। और मैं अगर इसको ओपन करता हूँ और साइड बाय साइड इसको क्लोज करके मैं अगर इधर x86 का मेन डॉट एस को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों फाइल्स सेम कोड होने के बाद भी अलग हैं, क्योंकि इन दोनों के कंपाइलर्स अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे दोनों, ये जो इसका जो आपका असेंबली कोड है और इसका जो असेंबली कोड है ये दोनों अलग है। तो इसीलिए आपका कंपाइलर्स डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर आप x86 में हैं तो उसका अलग कंपाइलर और आर्म का अलग कंपाइलर, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसको पूरा कंपाइल भी करता हूँ फिर भी मैं इसको रन नहीं कर पाऊंगा इस मशीन में, क्योंकि मैं अभी एक विंडो इसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी एक x86 मशीन पे
और ये जो मेरा a.out है मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये लिखेगा कैन नॉट एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल, क्योंकि ये आर्म के कंपाइलर से कंपाइल्ड है। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम अभी जनरेट करेंगे ऑब्जेक्ट फाइल को। तो अभी ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हम लोग का फ्लैग है ./-c, और हम इधर यूज़ करेंगे सेम जो हमने जो असेंबली फाइल जो हमने यूज़ किया है वही करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि main.o नाम का एक फाइल जनरेट हुआ है जो कि अनरीडेबल है क्योंकि ये मशीन कोड में है। ठीक है, और OS to OS ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ये डिफर करेगा विंडोज़ के लिए। आपसे ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आपके विंडोज़ मशीन में। और अभी हम क्या करेंगे, इस main.o को लिंकर के थ्रू जाके हम एग्जीक्यूटेबल में चेंज करेंगे। ये देखिए a.out का एक नाम का है जो हम a.out के नाम से नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं main.exe के नाम से। तो हम इसको रिमूव करेंगे, फिर -o फ्लैग देंगे, फिर exe देंगे। अगर आप देखेंगे तो ये है हम लोग का main.exe, और अभी हम इसको अगर रन करेंगे तो सेम कमांड रन होगा। तो ये था आपका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। तो अभी आप सोचेंगे कि ये जो लिंकर है ये क्या एक्चुअल में काम कर रहा है, तो अभी हम उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसी फंक्शन के हेल्प से। ये जो फाइंड मैक्स जो फंक्शन है इस फंक्शन के हेल्प से हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि लिंकर कैसे काम करता है। तो ये समझने के लिए तो हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम इस अपने सी फाइल में। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक नया फाइल में इस फंक्शन को उस एक डिफरेंट फाइल में इस फंक्शन को डालेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। चलिए मैक्स फाइंड के नाम से एक नया सी फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम ये जो पूरा जो फंक्शन है उस फाइल में हम लोग पोर्ट कर देंगे। और इस फाइल में हम, क्योंकि इसमें हम कोई स्टैंडर्ड IO यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमको कोई इंक्लूड स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, और हम एक कस्टम हेडर फाइल बनाएंगे। ठीक है, और एक कस्टम हेडर फाइल बनाते हैं, और इस हेडर फाइल में हम क्या करेंगे, ये जो अपना फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन प्रोटोटाइप है इसको हम अपने हेडर फाइल में इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मैक्स फाइंड नाम का एक हेडर फाइल, और ये रहा उसका डेफिनेशन, ये रहा इसका डिक्लेरेशन डेफिनेशन, और ये हम लोग का प्रोग्राम। ठीक है, अगर अभी आप इस सिर्फ main.c को, और हाँ यहाँ पे आपको इसको इंक्लूड भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का कस्टम हेडर फाइल है तो आपको डबल कोट्स देना पड़ेगा, और ये हमने इंक्लूड कर दिया। तो इतना स्टेप के बाद आपको लगेगा कि शायद आप ये कोड रन कर पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अभी अगर हम इसको कंपाइल करने जाएंगे main.c को, तो ये एरर देता है कि इसको फाइंड मैक्स नाम का कोई फंक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले हम इसका जो प्री प्रोसेसर का जो फाइल है उसको डंप करते हैं। आपको पता होगा, याद होगा कि -e आपका फ्लैग है, और हम इसको main.i में डंप करेंगे। तो अभी अगर हम नीचे चल जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैक्स फाइंड नाम का जो प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है मैक्स फाइंड को। ठीक है, मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप आ गया है, पर जब मैं इसको कंपाइल करने जाता हूँ तो इसी फंक्शन प्रोटोटाइप का जो डेफिनेशन है उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन किधर है, मेरा डेफिनेशन है मेरा maxfind.c में। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट सी फाइल है जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेंगे इस maxfind.c के लिए। तो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करने के लिए आपको ये maxfind.c, अभी आप देखेंगे कि maxfind.o नाम का एक ऑब्जेक्ट फाइल आ गया। अगर अभी आप main.o main.o को और maxfind.o को दोनों को एक साथ लिंक करते हैं तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो उससे पहले हम फिर main.c का एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट फाइल है, maxfind.o और main.o। ठीक है, तो अभी अगर हम दोनों को एक साथ लिंक करके रन करते हैं और नाम देंगे हम main.exe, तो अभी आप देखिए आपका कोई भी एरर नहीं दे रहा है और प्रोग्राम
सही तरह से रन हो रहा है। तो ये था। इसी तरह से आपके जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो एस डी ओ स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच जो आप देख रहे थे, और अगर आप देखेंगे जो मैंने पहले भी आपको दिखाया कि जो इंटरमीडिएट फाइल होता है उसमें सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप रहता है, फंक्शन डेफिनेशन नहीं रहता। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप है, डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन कहाँ है? आपके डिस्क स्पेस पे कहीं पे ना कहीं पे आपको ये जो डॉट ओ फाइल है एस डी डी ओ आई ओ डॉट एच का, वो कहीं पे ना कहीं पे सेव्ड रहेगा। ठीक है। और लिंकर क्या करता है, इन सभी फाइल्स को एक साथ मिलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअली किया हूँ, मैक्स पाइन डॉट ओ, मेन डॉट ओ, ये सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के डॉट ओ फाइल्स को एक साथ करके फिर ये मेन डॉट ई एक्स ई जनरेट करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मेन डॉट सी से मेन डॉट ई एक्स सी जनरेट होने का जो पूरा प्रोसेस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको हेल्पफुल होता है तो काइंडली इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये इस टाइप के कंटेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, सी प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग के और भी वीडियोस इस चैनल पे डालने वाला हूँ फ्यूचर में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस टाइप के कंटेंट में तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।